दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आपका अपने ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज फिर आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। इस प्रैक्टिस सेट में मात्र 50 क्वेश्चन हैं। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपको दोबारा टीजीटी का एग्ज़ाम न देना पड़े। इसी एग्ज़ाम में एक सीट आपका पक्का हो जाए। मैं ईश्वर से प्रतिदिन आप लोगों के लिए दुआ भी मांगता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सबका हे ईश्वर कल्याण करो और एक सीट हमारे इन सभी चहेतों को तो सुरक्षित कर ही दो। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, इनमें से कौन सी रचना सूफी कवि नूर मोहम्मद की है? तो दोस्तों ये है अनुराग बांसुरी, ठीक है ना, ये है अनुराग बांसुरी। तीसरा देखिए, रचना के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। रचना काल को जो है ये अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ये होगा, पहले चंदायन होगा, फिर मृगावती होगा, उसके बाद पद्मावत होगा, तब मधुमालती होगा। तो ये आपका ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चौथा देखिए, मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों मेवाती बोली जो है राजस्थानी के अंतर्गत आती है। पांचवा देखिए, इनमें से असत्य कथन कौन सा है, माने कौन कथन असत्य है? तो ये आपको ढूंढना है। तो आपका हो जाएगा 5 का डी, ये द जो है सघोष अल्प प्राण नहीं है, यही गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है ना, ये तीनों सही है। छठवां देखिए, काव्य प्रकाश के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो दोस्तों काव्य प्रकाश के रचयिता आप जानते हैं आचार्य मम्मट हैं। सातवां देखिए, गोबर गणेश नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों चारों विकल्प में कौन सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी, रमेश चंद्र शाह। आठवां देखिए, असाध्य वीणा इसमें से किसकी कृति है? तो दोस्तों असाध्य वीणा है अज्ञेय जी का। नौवां देखिए, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए तो 9 का आपका हो जाएगा सी, क्योंकि 9 सी यानी च वर्ग आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि इसको जो है कि हम तालव्य व्यंजन की श्रेणी में लाते हैं, माने तालव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। च छ ज झ ञ को च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, इसको जान लीजिएगा, ठीक है ना। 10वां देखिए, कौन सी कहानी सियाराम शरण गुप्त की है? तो 10 का आपका हो जाएगा ए, कोटर और कुटीर, ठीक है ना, ये 10 का ए, कोटर और कुटीर जो है सियाराम शरण गुप्त की ये कहानी है, और आप जानते हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और एक निवेदन है कि 50 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि आपका कितना सही जा रहा है। अगर आप 45 प्लस जा रहे हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपका एक सीट इस टीजीटी परीक्षा में सुरक्षित हो रहा है, ठीक है ना। और हाँ, अगर मेरा मेहनत आपको लग रहा हो कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको 2 वीडियो मिलेगा। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल की जितनी गद्य विधाएं हैं सभी गद्य विधाओं पर वीडियो अलग अलग बनाकर रखा हुआ हूँ। और 18 प्रैक्टिस सेट डाला जा चुका है, 19वां आज पड़ेगा, ये पढ़ रहा है, ठीक है ना, ये 19वां प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और इस आगामी परीक्षा में बहुत ही काम आएगा। चलिए 11वां देखिए, कौन सी रचना शरद चंद्र की जीवनी है? आप इसको जानते भी होंगे, शरद चंद्र की जीवनी से 2 प्रश्न हमेशा, मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूं, 2 प्रश्न हमेशा पूछता है, ये आवारा मसीहा के लेखक या आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, या शरद चंद्र की जीवनी क्या है, मतलब उसके जो रचना है किस रचना में शरद चंद्र की जीवनी है। तो इस तरह से 3-4 तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो 11 का आपका हो जाएगा बी, आवारा मसीहा, ठीक है ना। 12 देखिए, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? 12 का सावधान हो जाएंगे दोस्तों, डी होगा
क्योंकि देखिए नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, अब मैं आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, मैं देखूं कि अब मेरा प्रैक्टिस सेट अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। तो आप बताएंगे कि कविता के नए प्रतिमान इस पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट करके हमें बताएंगे ताकि ये पता लगे कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और नई कविता के प्रतिमान जो है लक्ष्मीकांत वर्मा का है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, प्रश्नों का श्रृंखला बहुत अच्छा है। देखिए 13, महादेव वर्मा की इन कृतियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो उनके रचना काल के आरोही क्रम में सही होगा अतीत के चलचित्र पहले होगा, उसके बाद स्मृति की रेखाएं, फिर पथ के साथी और फिर उसके लास्ट में होगा मेरा परिवार। 14 देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए दिए गए कोट से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों 14 का आप मिलान कर लीजिए। तो ध्वनि संप्रदाय के हैं दोस्तों आनंदवर्धन। आप मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो आप इसको बड़े आराम से मिला सकते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है। रस संप्रदाय के आप जानते हैं भरत मुनि है, ठीक है ना। औचित्य संप्रदाय के दोस्तों आप जानते हैं क्षेमेंद्र हैं, और रीति संप्रदाय के वामन है। आप ऐसे मिलान कर सकते हैं, नहीं तो आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप चाहें तो देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक का 2 यानी कि 2 4 2 4 1 3, देखिए 2 4 1 3 जो सही है वही सही होगा। तो देखा जाए कि 2 4 1 3 यानी कि विकल्प आपका सी विकल्प इसमें का आपका सही होगा, ठीक है। आइए 15वां देखिए, काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन इसमें से किसका है, ठीक है ना। तो दोस्तों 15 का है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 16 देखिए, भुक्तिवाद का संबंध किस आचार्य से है, भुक्तिवाद का संबंध किस आचार्य से है। तो दोस्तों 16 का आपका हो जाएगा ए, भट्ट नायक। यही मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि 4 ही जो है कि ये अक्सर पूछता है परीक्षा में, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। देखिए याद कर लीजिए, चाहे कहीं नोट कर लीजिए। भट्ट लोलट का क्या है, उत्पत्तिवाद। आचार्य शंकु का क्या है, अनुमितिवाद। और आचार्य अभिनव गुप्त का क्या है, अभिव्यक्तिवाद। और भुक्तिवाद तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं भट्टनायक का, ठीक है ना। ये 4 ही आता है, इसको 4 हमेशा रख लीजिए। इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में, पूरा विश्वास रखिए आएगा, मेरा अनुभव बता रहा है कि एक प्रश्न आएगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आइए 17वां की कोई जरूरत नहीं, स्थापना और तर्क जो है कि ये आपका नेट में पूछता है, ठीक है ना, यूजीसी नेट में, इधर नहीं आता है। 18 देखिए, कौन सी रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। तो आपका हो जाएगा 18 का ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। 19 देखिए, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सुमेलित कर लीजिए यहीं पे, ठीक है ना। तो आपका ये, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ पत्रिकाओं को अगर आप जानते हैं, मान ली इसमें विकल्प में देखिए 2 भी अगर आप जानते हैं ना तो उसका आंसर पकड़ में आ जाता है। जैसे देखिए नई कविता आप जानते हैं जगदीश गुप्ता जी का है, ठीक है ना। अच्छा, निकष अगर आप जानते होंगे धर्मवीर भारती का, तो भी पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि 4 का डी का 1 और बी का 3 किस्म है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए डी का आपका है 1, कहाँ गया, हाँ डी का 1 और बी का 3 बताया ना, डी का 1 और बी का 3 किस में जा रहा है, डी का 1 और बी का 3। 19 कौन क्वेश्चन है, 19 है ना। 19 का आपका हो जाएगा, 1 मिनट, विकल्प है डी, तो 2, 1 मिनट, आपका है 1 का 2 यानी प्रतीक का हो जाएगा गे, ठीक है। और फिर उसके बाद से बी का मतलब निकस का आपका हो जाएगा 3, धर्मवीर भारती, हाँ ठीक है, हाँ वही तो फंस रहा था, ठीक है। और पहचान आपका है सी का 4 यानी अशोक वाजपेयी।
और ये नई कविता का ये है ही। तो इस तरह से आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसको आप मिलान कर लीजिएगा। कैसे, यहाँ देखिए, प्रतीक आपका है अज्ञेय जी का, निकष रणवीर भारती का, पहचान अशोक वाजपेयी का, और कविता जगदीश चंद्र गुप्त का। आइए 20 देखिए, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इसमें से क्या है। तो देखिए, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद आता है। तो छायावाद के बाद की जो रचना है वही आपका जो काल है वही आपका क्या हो जाएगा, ये प्रगतिवादी काल हो जाएगा। तो छायावाद आप जानते हैं कि 1936 तक चलता है। तो 1936 से लेकर 1943 तक आपका प्रगतिवाद है। और 1943 में जब पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, आप जानते होंगे तार सप्तक, तभी से जो है प्रयोगवाद शुरू हो गया। तो इस तरह से ऐसे आप तर्क करके जब लगाएंगे ना तो फिर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिए 21 देखिए, जयशंकर प्रसाद की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका 21 का हो जाएगा बी, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इस तरह से पहले झरना है, फिर आंसू है, लहर और कामायनी है, ठीक है। आइए 22 स्थापना और तर्क, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए फिर हम लोग 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों 23 का आपका हो जाएगा डी, पहले छायावाद है, उसके बाद प्रगतिवाद, इसके पहले भी मैं चर्चा किया हूं, फिर प्रयोगवाद है, उसके बाद नवगीत का काल आता है, ठीक है ना। आइए 24 देखा जाए, यह पंक्ति किस कवि की लिखी हुई है जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, ठीक है ना। यह किसकी है। तो दोस्तों 25 का आपका हो जाएगा सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। आइए 25 का देखिए, कौन सा उपन्यास सूरदास की जीवनी पर आधारित है। अगर आप मेरा वीडियो पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे हर एक सेट में लगभग एक आध सेट गैप करके जरूर यह प्रश्न पूछा जाता है, और ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कौन सा उपन्यास सूरदास की जीवनी पर आधारित है। तो 25 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना। एक खंजन नयन की बात है। और एक उपन्यास और आता है कि सूरदास किस उपन्यास के पात्र हैं, याद रख लीजिएगा, अभी यही मैं बता दे रहा हूं, सूरदास किस उपन्यास के पात्र हैं। तो प्रेमचंद का जो रंगभूमि है वह जो है कि उसके पात्र कौन है, सूरदास। तो सूरदास, ये सूरदास जो कवि नहीं है, ये वाले रंगभूमि वाले, ये सूरदास एक सूर व्यक्ति था, ये उसका है। मतलब ये नहीं कि ये सूरदास खंजन नयन लिखा गया है, ये जो है कि अमृतलाल नागर जी लिखे हैं, ये दूसरी चीज है। लेकिन रंगभूमि में जो सूरदास है वो एक अंधे व्यक्ति की कहानी है, ठीक है ना। इसलिए उसको सूरदास ही कहा जाता है। तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मैं आपका दूर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। 26 देखिए, प्रेमचंद के इन उपन्यासों के रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 26 का आपका हो जाएगा ए, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला और गोदान। 27 फिर देखिए, आपका स्थापना और तर्क, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका 28 आ जाइए, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए आपका 28 का मिलान कर लीजिए। रस आखेट जो है ये कुबेरनाथ राय जी का है। निंदा रस आप जानते हैं हरिशंकर परसाई जी का है। साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा की है। और जो एक बच रहा प्रगति और परंपरा ये रामविलास शर्मा जी का है। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 2 4 5 1, 2 4 5 1 देख लिया जाए क्या है। तो 2 4 5 1 यानी कि बी, ठीक है ना, बी वाला विकल्प सही है। आइए 29 देखिए, संतन को कहा सीकरी सो काम। यह पंक्ति बार बार दोहराया जाता है परीक्षा में, इसको याद रखिएगा। यह किसकी है। तो दोस्तों यह जो है कुंभन दास की है। जब अकबर ने कुंभन दास को एक बार सीकरी, आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, तो वहाँ ये बुलाया था इनसे कुछ मतलब भक्ति से शास्त्रार्थ करने के लिए, भक्ति से संबंधित या उनकी रचनाओं को जानने समझने के लिए। तो यह उसी पर यह बात कहे कि संतों को कहाँ सीकरी सो कमन, सीकरी में संतों का क्या काम है, बार बार यहाँ क्यों बुला रहे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। 30 देखिए, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है। तो 30 का आपका हो जाएगा सी, साहित्य लहरी में। सूरदास का जन्म काल क्या है, 31 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो आपका हो जाएगा 1478 ईस्वी। 32 देखिए,
राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? तो दोस्तों 32 का आपका खूब अच्छी तरह जानते हैं, सी स्वामी हित हरिवंश को है, ठीक है ना। 33 देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? मूल व्यंजन का मतलब इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है? तो आप खूब बढ़िया समझ सकते हैं, खूब बढ़िया समझ सकते हैं, ज्ञ होगा यानी कि ए। 34 देखिए, कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है? तो देखिए पहला ही सही है, असत्य कथन है कि दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती, हो ही नहीं सकता, दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती ही नहीं है। 35 देखिए, मुंगेर, भागलपुर, हजारीबाग में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो 35 का आपका हो जाएगा दोस्तों डी, मगही। ये मगही भाषा का क्षेत्र है, ठीक है ना। आइए 36 देखिए, वह जाए तो मैं आऊं, यह काल की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो 36 का आपका हो जाएगा सी, हेतु हेतुमद भविष्यत काल, ठीक है ना। 37 देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास का गठन कहाँ संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में किया गया? तो दोस्तों 37 का आपका हो जाएगा बी, इंदौर में जो सम्मेलन हुआ था साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन, वहीं जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किया गया जो कि मद्रास में स्थापित किया गया। 38 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास इनमें से किस पद्धति का आधार ग्रहण कर लिखा गया है? तो दोस्तों 38 का आपका हो जाएगा सी, विधेयवादी पद्धति। अक्सर पूछा जाता है कि किस पद्धति के आधार पर इनका उपन्यास, उनका साहित्य का इतिहास है, मुंशी प्रेमचंद का। 39 देखिए, साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का विशेष विश्लेषण अपेक्षित होता है। इस आधार पर साहित्य के इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति निर्मित की गई है? तो दोस्तों 39 का है ए, विधेयवादी पद्धति, ठीक है ना। 40 देखिए, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो दोस्तों 40 का हो जाएगा बी, नरोत्तम दास जी संत कवि नहीं है, ये भक्त कवि हैं, बाकी ये तीन लोग जो है कि संत कवि हैं। फिर आपका 41, स्थापना तर्क से कोई मतलब नहीं है, आप 42 में आ जाइए। यदि शासन मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो दोस्तों यह अक्सर पूछा जाता है 8वां सर्ग, ये 8वां सर्ग, ठीक है ना, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, इसी का यह पंक्ति है। आइए, द्विवेदी युग का तात्पर्य किस काल की कविता से है? तो 43 का आपका हो जाएगा बी, 1900 से 1920 तक ये द्विवेदी युग माना जाता है, ठीक है ना। और 20 से 36 तक जो होता है वो क्या होता है आप बताएंगे। 20 से 36 आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि 20 से 36 के युग को हम क्या कहते हैं, माने 1920 1936 के युग को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। आइए 44 देखिए, इनमें से जम्बुक निबंध के लेखक कौन है? तो 44 का आपका हो जाएगा सी, कुबेरनाथ राय। 45 देखिए, चित्र तुरंग की परिकल्पना किस संदर्भ में की गई है? तो दोस्तों आपका 45 का हो जाएगा बी, रस निष्पत्ति के संबंध में की गई है, ठीक है ना। और यह जो है आचार्य शंकु की परिकल्पना है ये, ठीक है ना। आइए अगला देखिए, ये कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं। तो 46, उक्त अवतरण का तथ्य इसमें से क्या है? तो दोस्तों 46 का आपका हो जाएगा बी, प्रयोगवाद, कथ्य एवं शिल्प। आगे देखिए 47, इस काव्यधारा को प्रयोगवाद के लिए कहा गया क्योंकि इस धारा के कवि, अब उसके बाद से 47 का आपका हो जाएगा बी, प्रयोग धर्मी थे, यही विकल्प सही आपका हो जाएगा। 48, प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अज्ञेय और तार सप्तक। देखिए जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो आप आंसर गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जल्दी करेंगे और बिना चारों विकल्प देखे अगर आप गोला भरना शुरू कर दिए, दोस्तों मैं बता दूं बहुत गलती होता है, बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हम जब गोला भरना शुरू कर देते हैं लगता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया, अज्ञेय को दिया जाता है, क्लियर है। लेकिन देखिए नीचे दिया अज्ञेय और तार सप्तक, अगर ये चीज है तो आपको यही वाला विकल्प करना पड़ेगा।
नहीं तो फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब गोला भर देंगे और दोबारा मिटा करके करेंगे तो फिर जो है कि वो करेक्शन होगा नहीं, आपका गलत मान लिया जाएगा। दोस्तों गलती न हो, यही मेरा ध्येय है और मैं ईश्वर शुभकामना करता हूं कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाए। 49 देखिए, अज्ञे के मतानुसार प्रयोग है क्या है, तो कविता का साधन है, ठीक है ना, बी। 50 देखिए, और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, कौन सी दो प्रमुख प्रवृत्तियां प्रयोगवाद की इस अवतरण में बताई गई हैं, तो दोस्तों 50 का आपका हो जाएगा सी, दमित काम भावना और लघु मानव की प्रतिष्ठा। तो इस तरह से दोस्तों आपके 50 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके बताएंगे इसमें आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। अभी मैं सुबह एक वीडियो अपलोड किया हूँ जो कवियों और लेखकों के उपनाम हैं, ठीक है ना, वो उसमें से एक प्रश्न परीक्षा में आता है, इसमें भी आएगा। अब मैं दावा करता हूँ इसमें एक प्रश्न उसमें से आएगा, और बहुत छोटा वीडियो, मात्र 14-15 मिनट का वीडियो है, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इस तरह से प्रतिदिन आपको 2-2 वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते जाइए और देखिए किस तरह से आपका खेल खेल में आप टीजीटी के टीचर बन जाते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा शुभकामना।